नमस्कार दोस्तों, देखें रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत की सारी वीडियो कंप्लीट हुई। आइए देखते हैं मुग़ल कौन थे। तो अब मुग़ल की स्थापना सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, एक एक करके 3-4 क्लास में हो सकता है ख़त्म हो जाए। देखिएगा, मुग़ल जो थे, मुग़ल एवं तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश थे। कौन कौन? मंगोल प्लस तुर्की। ठीक, मंगोल प्लस तुर्की। तो यहाँ तुर्की लिखा है। तुर्की वंश से उत्पन्न वंश थे। देखिए, माता की ओर से ये मंगोल वंशी थे। ठीक है, और जो कि मंगोल वंशी चंगेज़ खान से संबंधित है। आप देखेंगे माता की ओर से, एक मिनट, तो माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज़ खान से संबंध रखते थे, और पिता की ओर से तुर्क शासक जो तैमूर था, तैमूर के वंश के थे। मुग़लों ने स्वयं को तिमूर वंशी माना है। तिमूर वंशी मतलब तैमूर वंशी माना है। ठीक है, तिमूर वंशी माना है। तो बाबर कौन था? बाबर को देखते हैं। बाबर बहुत अच्छी तारीख, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था, ये 14 फरवरी को। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को 83 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के फ़रगना प्रांत में हुआ था। और बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, यह आपका फ़रगना का एक तुर्क शासक था। ठीक है, एक कबीला था, उस कबीले का शासक था, छोटा सा कबीला था। 1494 ईस्वी में, मतलब कि 11 साल बाद बाबर के पिता का एक छज्जे पर खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था और छज्जा टूट गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार बाबर महज 12 वर्ष की उम्र में आपका फ़रगना की राजगद्दी पे बैठा, मतलब कबीलों का सरदार बना। फ़रगना की राजगद्दी पे बैठ गया। अब देखिएगा कि बाबर आने से पूर्व मध्य एशिया में बाबर के जीवन के संबंधित कितनी घटनाएं हैं वो देखेंगे हम। बाबर से आने के पूर्व अगर देखेंगे कि मध्य एशिया में, यहाँ देखिए लिखा है मध्य एशिया में, कहाँ से आ गया यार, हाँ, मध्य एशिया में आपका बाबर का जितना जीवन काल है उसको देखेंगे। देखिएगा, तैमूरी साम्राज्य के विघटन के बाद मतलब बाद मध्य तथा पश्चिमी एशिया में 3 शक्ति साम्राज्य का उदित हुआ था। कौन कौन? एक उज्बेक आए थे, सफवी थे आपका, और उस्मानली ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, उस्मान का आपका 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था, देखे थे आप। तो आप देखिएगा, जो उज्बेक थे वो ट्रांस आसियाना, इसे कहते थे हम, माबरा उन नहर पर शासन करते थे उज्बेक जो थे। एक मिनट, हाँ देखिएगा, उज्बेक जो थे ट्रांस आसियाना पे, और सफवी जो थे ईरान पर शासन करते थे। आधुनिक तुर्की व सीरिया पे शासन उस्मान ऑटोमन साम्राज्य वाले करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य एवं सफियों के बीच संघर्ष हुआ। बगदाद, ईरान एवं अजरबैजान के प्रभुत्व को लेकर शिया व सुन्नी आपस में झगड़ा। अभी भी जानते हैं कि क्या कहते हैं, ईरान है, ईरान में भी तैमूर एवं उज्बेक के मध्य संघर्ष हुआ था, और इनका उस समय के तैमूर और उज्बेकों के मध्य संबंध हुआ था। मैं ये कह रहा था कि इस समय ईरान में जो है शिया बाहुल है कि सुन्नी बाहुल है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, अभी भी वहाँ पे जैसे खाड़ी प्रदेश हैं, खाड़ी प्रदेश ईरान से हमेशा दुश्मनी रहती है, तो कौन शिया है कौन सुन्नी है, कहाँ बोलता है बताइएगा। देखिएगा, आगे लिखा है तैमूर एवं उज्बेकों के मध्य संघर्ष। इनका संघर्ष कजाकिस्तान में उज्बेक खानों की रियासत की स्थापना, अब बाद में मंगोल एवं तुर्कों के साथ। देखिएगा, अब ये बहुत अच्छा है कि ट्रांस आसियाना पे सफियों ने भी आक्रमण किया, ऑटोमन ने भी और तिमूरन ने भी किया। इन सभी प्रतिद्वंदियों की आंख ट्रांसियाना पर लगी रहती थी। ठीक है, आगे है कि जो ट्रांस आसियाना के लिए चलने वाले संघर्ष का केंद्र समरकंद था। समरकंद इस समय प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है, वर्तमान में है। तो समरकंद उस समय संघर्ष का बिंदु था। फिर क्या होता है कि जब बाबर होता है, बाबर समरकंद को 2 बार जीता था, लेकिन 2 बार लात खा के हार गया। 2 बार जीता, उस पर कुछ समय शासन किया, मतलब उस गद्दी पर बैठा रहा, और दोनों बार यह शासन गद्दी को खो देता है। ठीक, पहली बार जब समरकंद का विजय करता है 1497 में, लिखा है 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता, परंतु शीघ्र ही उसने नगर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा रसद
लूट सामान में कुछ भी नहीं बचा था और उस पर उज़्बेक का एक शासक था, उसने आक्रमण भी किया था। देखिएगा, जब बाबर फरगना के लिए लौटता है, इससे पहले ही कुछ बेगों ने, उज़्बेक थे, बेगों ने उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्ज़ा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार बाबर समरकंद के साथ अपने राज फरगना को भी खो बैठा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब क्या होता है, समरकंद पर दूसरी विजय कब करता है? 1501 में करता है। समरकंद पर दूसरी विजय बाबर 1501 में करता है। तो 1501 में बाबर ने समरकंद पर एक बार फिर विजय प्राप्त कर दी, ठीक, क्योंकि समरकंद के तैमूरी सुल्तान की माँ उज़्बेक के सैबानी खान से सौदा करके समरकंद सैबानी खान को दे दिया एवं सैबानी खान से विवाह कर लिया था, ठीक। अब देखिएगा, यहीं पे होता है आपका सरे पुल का युद्ध। सरे का पुल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध 1502 ईस्वी में होता है और बाबर एवं उज़्बेक शासक सैबानी खान के मध्य होता है, ठीक। यही आपका अधिकतर यही सरे पुल का युद्ध पूछता है। 1502 में याद रखिएगा, बाबर और सैबानी खां के मध्य हुआ था। बाबर और सैबानी खां के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में आपका उज़्बेकों ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर ने जो इंडिया में प्रयोग किया था वो बाद में किया था, लेकिन बाबर के खिलाफ पहली बार उज़्बेकों ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। अब बाबर को बुरी तरह से हराया था। बाद में इस पद्धति का उपयोग बाबर पानीपत के युद्ध में किया और इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। ये कहानी पूरी हो गई। बाबर का काबुल विजय देखिएगा। बाबर जब पूरे मध्य एशिया में सब जगह से हाथ धो बैठा तो जंगलों में मारे फिर रहा था। फिर उसको भी पता चला कि इंडिया के बारे में, बहुत पैसा इसके पास है और यहाँ पे कोई भी केंद्रीकृत शासन नहीं है। तो वो आपका गोमल और आपका जो खैबर दर्रा है, गोमल है, इन दर्रों से होते हुए आपका काबुल पहुँचा। तो बाबर का काबुल विजय, बार बार असफलताओं के बाद बाबर को लगने लगा था कि उस क्षेत्र में उसका टिका रहना असंभव है। इसी स्थिति में बाबर ने काबुल एवं गजनी 1504 में आक्रमण कर काबुल और गजनी का शासक बन गया, ठीक है। अब आक्रमण करता है 1504 में काबुल पे, गजनी पे, तो ये काबुल का शासक बन गया, ठीक। एक विजय हुई, कॉन्फिडेंस आ गया काबुल विजय से, ठीक है। काबुल विजय से बाबर को दो प्रमुख लाभ हुए। पहला क्या हुआ था लाभ, कि उज़्बेकों से इनको शांति मिली, चैन मिला, सुकून मिला। दूसरा, काबुल में बैठकर बाबर अब हिंदुस्तान एवं खुरासन दोनों पर नज़र रखने लगा और युद्ध के मतलब इसको अवसर भी मिला कि यहाँ पे मेन बात है कि केंद्र में कोई सत्ता नहीं है, सब अपने आप में आपस में लड़ रहे हैं। उसी का आपका फ़ायदा बाबर उठाता है जब जो क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां उसको बुलाता है। तब देखिएगा बाबर का भारत अभियान। सन 1519 में बाबर ने अपना आक्रमण कहाँ करता है, बाजौर पर किया। अब बाजौर एवं भीरा को जीत लिया। भीरा का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, भीरा को जीत लिया। यह भारत विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। कब किया था, यही भीरा और बाजौर को जीतने के लिए। क्वेश्चन पूछ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा, यहाँ देखिए, बाजौर एवं भीरा पर कब्जा करने के बाद बाबर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगा जो तैमूर ने जीते थे, ठीक। इसी क्रम में बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास एक दूत भेजकर कहलवाना चाहा कि वह जो इलाके तैमूर के थे उन्हें बाबर को वापस कर दे, परंतु लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, लोदी ने उस दूत को इब्राहिम लोदी के पास नहीं जाने दिया, ठीक। बीच में ही रोक के गेम खेल दिया और दौलत खां लोदी ने अपने आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया तथा इसी कारण सुल्तान की कार्रवाई के डर से अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। इम्पोर्टेंट है ना ये। अब यहाँ पे न्योता देता है। अब कहानी देखिए आगे बढ़ती है। क्या होता है कि इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी बाबर के पास जो है काबुल पहुंच गया। ठीक इसी समय राणा सांगा का एक दूत भी बाबर के पास पहुंचा एवं बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए न्योता दिया। क्या हो गया देखिए,
कि इब्राहिम लोदी को पराजित कर बहलोल लोदी, देख पेन चेक करके दिखाते हैं, इब्राहिम लोदी को पराजित कर बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी बाबर के पास काबुल पहुंचा। ठीक इसी समय राणा सांगा का एक दूत भी बाबर के पास पहुंचा। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए न्योता दिया गया और कहा गया जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। ठीक, उपरोक्त घटनाओं के बाद बाबर को आभास हो गया कि भारत को जीतना जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसी महत्वाकांक्षा के साथ बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त कर ली। घटनाक्रम देखिएगा, 1525 में बाबर ने भारत विजय के लिए काबुल से कूच किया और उसके पास लगभग 12,000 सैनिकों की फौज थी और बाबर पहले सियालकोट पहुंचा और बाद में वह लाहौर पहुंचा। ठीक, फिर लाहौर को दौलत खां लोदी ने घेर रखा था, परंतु बाबर की फौज को देख दौलत खां की सेना भाग गई। दौलत खां ने बाबर के सामने अपना आत्मसमर्पण किया और बाबर ने लाहौर पर कब्जा किया एवं आगे बढ़ गया। आगे की कहानी क्या है कि पंजाब देखिएगा, पंजाब को जीतकर बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। जब दिल्ली की ओर बढ़ा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत में आमने सामने खड़ी हो गई और बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख लोग और 1,000 हाथी थे, परंतु अफ़गान स्रोतों के अनुसार बाबर की सेना लोदी की सेना से बहुत कम थी। लोदी की सेना में 50,000 लोग थे। ठीक है, बाबर ने युद्ध क्षेत्र में तुगलमा पद्धति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया। रूमी पद्धति, तोप खाना जब सजाता था उसको रूमी पद्धति कहते थे। तो इसके प्रयोग से तोपों को सजाया और जो उसके तोपची थे, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है। 2 तोपचियों का नाम याद रखिएगा, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा। ठीक, तो मुस्तफ़ा की सहायता से भरपूर गोलेबारी की। आगे देखिएगा, पानीपत के युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी एवं ग्वालियर का शासक जो विक्रमजीत था मारे गए और बाबर ने इस निर्णायक युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, पानीपत के युद्ध के परिणाम और आपका क्या है प्रभाव। लिखा है कि पानीपत का युद्ध राजनीतिक दृष्टि से इतना निर्णायक नहीं था कि जितना सैनिक दृष्टि से था, परंतु राजनीतिक रूप से भी इस युद्ध ने अहम भूमिका निभाई और आपका तथा उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। क्या लिखा है कि उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। लोदियों का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया, मतलब उनका सूर्यास्त हो गया और सल्तनत काल की सत्ता अब मुग़लों के हाथ में आ गई। मुग़ल काल का प्रारंभ हो गया। लोदी सुल्तानों द्वारा संचित किया गया कोष अब बाबर के पास आ गया, जिसके बाबर की वित्तीय कठिनाइयाँ सारी दूर हो गई। ठीक, अतिरिक्त तथ्य देखिएगा, बाबर ने तुगलमा पद्धति को कहाँ सीखा था, तो उज़्बेकों से सीखा था। बाबर ने 1506 में फैसला किया कि उसके सभी अनुगामी बाबर को पादशाह कहेंगे। जब वह काबुल को जीता था, मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर दी थी, अपने पिता की उपाधि। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण बाजौर और भीरा 1519 में था। इब्राहिम लोदी पर किया गया आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। रूमी पद्धति, उस्मानी पद्धति, 2 गाड़ियों के बीच तोपों को सजाना, यह आपका रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति कहते थे। आगे देखिएगा, लिखा है कि हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर दिया। ठीक, हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत या विक्रमाजीत से प्राप्त किया था। हुमायूं उसका बेटा था। देखिएगा, बाबर को कलंदर कहा जाता था। ठीक, पानीपत युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। देखिएगा, अब आता है पानीपत का युद्ध के बाद खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा का युद्ध पानीपत के बाद दूसरा जो इसका युद्ध है खानवा का युद्ध है। तो खानवे का युद्ध में देखिएगा 16 मार्च 1527 को होता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये देखिएगा, ये कहाँ से आ रहा है बार बार यार। देखिएगा पृष्ठभूमि क्या है इसकी। देखिए, बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया
और कहा कि समझौता के अनुसार मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। दूसरी ओर राणा सांगा ने पहले सोचा था कि बाबर भारत में अस्थायी रूप से राज नहीं करेगा, परंतु पानीपत की जीत के बाद बाबर अस्थायी साम्राज्य निर्माण को देख राणा सांगा ने एक महागठजोड़ बनाकर बाबर को भारत से बाहर पुनः लोधी शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। देखिए क्या हुआ। पानीपत के युद्ध से पहले दौलत खान लोधी और जो इब्राहिम लोधी का चाचा था राणा सांगा, इन्होंने अपने दूत को भेजा था कि आप दिल्ली पे आक्रमण करो। ठीक, और दिल्ली पे आक्रमण करो तो अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये सोचे थे कि आएगा और लूट के चला जाएगा, राज स्थापित नहीं करेगा। लेकिन भाई जैसे ये महत्वाकांक्षी इंसान और पानीपत का युद्ध जीतता है और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो फिर दिल्ली में यह जाता नहीं है। फिर अब दिल्ली से जाता नहीं है तो राणा सांगा को दिक्कत होती है। अब राणा सांगा क्या करते हैं कि राणा सांगा जो ये समझौता किए थे कि जब आप आक्रमण करेंगे दिल्ली पे तो हम आक्रमण करेंगे आगरा पे। ये आक्रमण करते, ये बाबर कर देता, ये आक्रमण नहीं करते, अपने राज्य में बैठे रहते हैं। इसी पे बाबर को गुस्सा रहता है पहले से ही। फिर बाबर इनका युद्ध बाबर से होता है। देखिए अब क्या होता है। घटनाक्रम 16 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया। ठीक है। शामिल ये पक्ष कौन थे? बाबर की सेना, राणा सांगा एवं उनका गठबंधन में लगभग सभी राजपूत राजा, मालवा का जो राजा था मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, आलम खां लोदी सब शामिल थे। ठीक है। बाबर ने इस युद्ध में सैनिक मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। इस बार आर या न पार और सीना छेद के तलवार पार, जिहाद का नारा दिया। एवं मुसलमानों पर लगने वाला जो तमगा कर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमगा कर को समाप्त करके घोषणा कर दी। बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी, इंपॉर्टेंट है, गाजी की उपाधि धारण की थी। देखो बाबर को कलंदर भी कहते थे। खानवा का युद्ध जीता तो इसके बाद ये गाजी की उपाधि धारण की। काबुल जीता तो वो पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह शब्द से ही बादशाह बना है। पादशाह, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में कोई अपने आप को बादशाह नहीं कहता था, सब अपने आप को सुल्तान कहते थे। दिल्ली सल्तनत में सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे या तो सुल्तान के सहयोगी रहते थे, लेकिन पादशाह से बादशाह शब्द का निर्माण होता है। देखिएगा फिर अगला आता है युद्ध चंदेरी का युद्ध। यह आपका 29 जनवरी 1528 को होता है। ठीक, तीसरा साल आ गया। चंदेरी का युद्ध देखिएगा। चंदेरी का युद्ध मालवा शासक बाबर एवं मालवा शासक मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मालवा, ठीक, तो देखिए कि चंदेरी का युद्ध बाबर व मालवा शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय मारा गया था। और इस युद्ध में भी बाबर जिहाद का नारा दिया था। ठीक, चंदेरी एवं खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज एवं मीनार बनाने का निर्माण किया था। खोपड़ियों के बुर्ज और मीनार निर्माण का आपका आदेश दिया था। देखिएगा आगे आपका घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के युद्ध होता है। 5 अप्रैल 1529 को होता है। कब होता है? 5 अप्रैल 1529 को होता है। और बाबर और अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी रहा था। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर खुद ही विदा हो जाते हैं। ठीक, बाबर की विदाई हो जाती है साजबाज के साथ। इस युद्ध में बाबर भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। बाबर का इस युद्ध में भारत पर, थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं, भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया था। एवं बाबर साम्राज्य की जो सीमा थी सिंध से लेकर बिहार तक एवं हिमालय से लेकर ग्वालियर मध्य प्रदेश तक फैल गई थी। इतना राज्यों तक बाबर इतने कम समय में सिर्फ 4 युद्ध में, समझिए 4 युद्ध में, मतलब इधर तो 4 युद्ध थे, आक्रमण तो पहले 1519 से कर रखा था ये, तो इतने ही कम समय में इतना लंबा साम्राज्य बना दिया ये। बाबर की मृत्यु देखिएगा। बाबर का मृत्यु, इनका गाना बजाना कब हुआ?
बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में काबुल में दफनाया गया। बात ये थी, कहानी है यहाँ की, बाद में जब अकबर अपने बाबा को बहुत मानता था, दादा लगते थे ना ये इसके, तो जब ये इसके जो तुज़के बाबरी जो थी उसका ट्रांसलेट हो गया, जब ट्रांसलेट हुआ तो तब ये पढ़ के सुनाया गया अकबर को, तो उसमें लिखा था कि मेरी इच्छा है मैं काबुल में मरने के बाद दफनाया जाए, तो इसके हड्डियों को खुदवा के यहाँ से आगरा से आराम बाग से काबुल में दफनाया था अकबर। ठीक है। अन्य तथ्य देखिएगा, बाबर ने तुज़के बाबरी मतलब बाबरनामा अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, इसी का फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया था अकबर ने। बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए थे, शाहरुख और बाबरी नामक। बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और ख़ुद को बादशाह घोषित किया। ठीक है। बाबर ने नापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था और बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का आपका विकास किया था। ठीक है। अब आता है इसके बाद हुमायूं देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हर एक शासक, जो छोटे शासक हैं उनको एक एक वीडियो में देख लेंगे। हुमायूं का बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हुमायूं जहांगीर एक में देखेंगे। ठीक है। ऐसा शुरू रहेगा। ठीक, तो ऐसा ये पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा। अकबर का कार्यकाल आएगा तो लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि अकबर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और आप वीडियो अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर करें, और उसके सबसे पहले आप इसको आते पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है। पूरे सब्सक्राइब जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 50% लोग 40% लोग मेरे सब्सक्राइब वाले हैं, और 55% जो लोग हैं वो जो आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।